शिवांक है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मुलेटर्स के इस चैनल पे डीईयू के फोर्थ सेम के सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट को। तो इसका जो पीवाईक्यू है 2022 का, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं जिनके लिए भी ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है। और अगर कोई क्वेरी आए या कोई मिस्टेक आपको लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले साल का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट का ए, नेम द टू टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, है ना। तो टू टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर्स आपसे पूछा गया था। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इनमें आपको बस नाम बताना रहता है और ज्यादा से ज्यादा एक दो लाइन का अगर किसी में एक्सप्लेनेशन पूछ लिया तो वो एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि द टू टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर्स के बारे में पूछा था। तो आप कोई भी दे सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, वाइल्ड फायर, ड्राउट, साइक्लोन। इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, या तो अखबार में या न्यूज में। हाँ, तो इन सब में से आप कोई भी दो नाम दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है, हाँ, पूरा थ्योरी बेस्ड। हालांकि इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ और डिजास्टर वगैरह इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ कौन सा कैलामिटी आया हुआ है, कहाँ पे कौन सा डिजास्टर हुआ है। बस इसकी जानकारी रखिए। और थोड़े बहुत एक्ट्स की अभी सरकार अ, भारत में या बिहार में कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किए हुए हैं और अ, कब वो पार्लियामेंट से पास हुआ, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। और आपको बस इतना ही जानकारी रखने की इसमें ज़रूरत है और हल्का फुल्का आपको कोई किताब पढ़ लीजिए बस। ये सब्जेक्ट बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है फिर। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का बी आपसे पूछा गया है, लिस्ट टू मैन मेड रीजंस फॉर लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज। लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज। तो ये जो लैंडस्लाइड होता है हिली रीजन में, क्या होता है कि स्लोप जो है आपका वीक हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और उसके कारण जो है मिट्टी कट के आपका लैंड जो है ऊपर से स्लाइड होके गिर जाता है और इसके कारण अ, बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये होता है लैंडस्लाइड में। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि लैंडस्लाइड का आपको दो मैन मेड रीजन बताने हैं, है ना, जो आदमी के कारण हुए हैं। तो एक तो हो सकता है आपका माइनिंग एक्टिविटी। पहला हो सकता है आपका माइनिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होगा कि माइनिंग एक्टिविटी दैट यूटिलाइजेस ब्लास्टिंग टेक्निक में कंट्रीब्यूट टू लैंडस्लाइड, है ना। तो अगर आपका सॉइल जो है वहां पे मिट्टी जो है वो कमजोर है और ब्लास्टिंग के कारण कुछ वाइब्रेशंस उसमें इमर्ज होते हैं, तो फिर वो लैंडस्लाइड वहां पे लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो माइनिंग एक्टिविटी जिसमें कि ब्लास्टिंग हो, उसके कारण लैंडस्लाइड हो सकता है। दूसरा इसी में लिखा हुआ है कि वाइब्रेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्लास्ट कैन वीकन द सॉइल इन अदर एरियाज ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स। द वीकनिंग ऑफ सॉइल मींस लैंडस्लाइड कैन ऑकर एनी टाइम। अब देखिए ब्लास्टिंग के कारण जो है आपका सॉइल वीक हो जाएगा और फिर एक बार सॉइल वीक हो गया तो बस किसी भी कारण से कभी भी वो लैंडस्लाइड हो सकता है वहां पे। दूसरा आपका है डिफॉरेस्टेशन कैन रिमूव deforestation leads to the removal of deep-rooted vegetation that binds colluvium to bedrock. Deforestation can के जगह यहाँ होना चाहिए leads to
तो डिफॉरेस्टेशन जो है आपका पेड़ की कटाई, है ना, या वेजिटेशन के हटाने से जो आपका रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन दैट बाइंड्स कोलुवियम ऑफ बेडरॉक। तो जो रॉ रूट्स होते हैं पेड़ों के या वेजिटेशन के, तो वो जो है सॉइल को बांधे रखते हैं। और इनकी कटाई से जो होता है आपका, रूट्स तो आपने हटा दिए काट के, तो उसके कारण जो है वो बाइंडिंग जो है अब खत्म हो जाती है, तो उसके कारण सॉइल वीकन अप हो जाते हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है लैंडस्लाइड का। तो 2 आपसे पूछा गया था, लेकिन यहाँ 3 लिखे हुए हैं। हाँ, इन केस अगले बार 3 पूछ दे। तो तीसरा है कि ऑल्टरिंग द शेप ऑफ स्लोप और इम्पोजिंग न्यू लोड्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स एक्सेट्रा। तो देखिए क्या है कि डेवलपमेंट के लिए तो कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं। तो जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पे स्लोप आपका बहुत ही स्टीप है? या बहुत ही ग्रेडियंट जो है आपका स्लोप का बहुत हाई है, और उसके कारण सॉइल वीक रहता है, तो उस केस में भी आपको यहाँ लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि ऑल्टरिंग द शेप ऑफ स्लोप जो है आपने बदल दिया, क्यों? कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उस केस में भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तो ये कुछ 3 पॉइंट थे लैंडस्लाइड के बारे में। हाँ, जो ह्यूमन मैन मेड रीजंस हैं लैंडस्लाइड के पीछे। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ये कहता है गिव अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को ब्रीफली डिफाइन करिए। तो इस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज किसको कहते हैं? जब लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो, लंबा समय का चेंज हो टेम्परेचर और अ, आपके वेदर के पैटर्न में, है ना। उसके बाद कह रहा है कि सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल ड्यू टू चेंजेस इन सन्स एक्टिविटी और लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस। Human activities such as burning of fossil fuels like coal, oil, gas have been the main driver of climate change. तो climate change मतलब कि अ, देखिए क्या होता है कि कभी 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 आप देखेंगे किसी साल जो है खूब बारिश हुई, किसी साल बहुत कम बारिश हुई, किसी साल बहुत तेज गर्मी पड़ी, और किसी साल जो है उतनी गर्मी नहीं हुई। कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बारिश कम होती है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहाँ दिया हुआ है लॉन्ग टर्म शिफ्ट। हाँ, इस साल दर साल आपको थोड़ा थोड़ा करके चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद कहता है कि ये या तो नेचुरल रीजन से भी हो सकता है, जैसे कि सन्स एक्टिविटी, लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस। तो सन का जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है, सन के कारण जो है अर्थ पे आपको कुछ ये लगता है, ग्रेविटेशनल पुल भी लगता होगा। तो उसके कारण टाइड्स में चेंजेस आते हैं, वेव्स में चेंजेस आते हैं, उसके कारण भी हो सकता है कोई। और वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण भी क्लाइमेट चेंज किसी किसी रीजन में देखा जाता है। तो ये या तो नेचुरली हो सकता है या ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में कहा गया है, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, गैसेस, ये भी मेन रीजन है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए। फिर आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में दिया गया कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेट्स ग्रीन हाउस गैसेस emissions that act like a blanket wrapped around the earth, trapping the sun's heat and raising the temperature. तो बर्निंग ऑफ एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में क्या होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, और वो गैसेस जो हैं अर्थ से अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं करके उल्टा एक एटमॉस्फेयर के अंदर ही
इन्वेलप बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, और ये जो है हीट को, सन की गर्मी को जो है वापस एमिट आउट नहीं होने देते हैं और ट्रैप करके रखते हैं, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन है। These come from using gasoline for driving a car, or coal for heating a building. For example, clearing land and cutting down forest can also release carbon dioxide. Agricultural oil and gas operations are major sources of methane emission. Energy industry, transport, building, agriculture, and land use are among the main sectors causing greenhouse gases. Climate change can affect our health, ability to grow food, housing, safety and work. तो यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए 4 लाइनों में दिया गया है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये किस किस कारण से इमर्ज होते हैं, किस किस कारण से उत्पन्न होते हैं, और लास्ट लाइन में कि क्लाइमेट चेंज कैसे आपको एडवर्सली, आपके हेल्थ को और आपके खाने को, आपके काम को कैसे एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो ये था ब्रीफ डिफिनीशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब चलते हैं वन के डीपर। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ये कहता है नेम 2 गैसेस दैट आर क्लासिफाइड अमंग्स द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे आपको 5 गैसेस के नाम ऐसे दिए हुए हैं, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और CFCS। और इसमें से जो मेन है ये ऐसे ही क्रमशः दिए गए हैं। मेन जो है फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का आप नाम दे सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में से, जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको CO2 भी लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद इट इज वेरी हार्मफुल एंड डैमेजिंग ग्रीन हाउस गैस। दिस गैस रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर लार्जली ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, है ना? तो ये जो है लार्जली एमिट होता है, क्यों? क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण, सच एज कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। मीथेन, मीथेन के बारे में है कि मीथेन is a gas produced largely by animal agriculture. The more animals are farmed, the more of this harmful gases will be released into our atmosphere. तो ये मीथेन के बारे में था। मीथेन जो है आपका मोस्टली एग्रीकल्चर और फार्म्स में एनिमल्स के द्वारा ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि ये जो है आपको ऑयल रिफाइनरीज में भी मिल जाएगा, प्रोड्यूस होता है बहुत। तो ये दोनों मेन गैसेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और CFCS जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपको हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं, और ये भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस में ही आते हैं। तो अगर आपसे जैसे इस बार 2 पूछा था तो 2 आप दे देंगे, और अगर मान लीजिए 3 या 5 पूछे तो 3 या 5 के आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड पे देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये मोस्टली फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स इसके की इंग्रेडिएंट है नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद आता है सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फरस कंपाउंड जो है आपका, ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में के यूज से ज्यादा ये प्रोड्यूस होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये आपको लिक्विड कूलेंट, फोम्स, रेफ्रिजरेटर्स या AC वगैरह में के यूज से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था 1 का डी। अब देखिए अगला आता है 1 का ई। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, ये कह रहा है नेम 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स। तो डिजास्टर जब हो जाए तो उसके बाद
कैसा रिस्पॉन्स, क्या क्या रिस्पॉन्स लेना चाहिए, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स क्या क्या रहता है, उनको डिस्कस करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो बेसिकली दो ही हैं, एक है REA और एक है EIA। REA स्टैंड्स फॉर रैपिड इन्वायरमेंटल असेसमेंट और EIA स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपसे नाम पूछा गया था, बस दो नाम। हालांकि आपको जो है इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कल को क्या पता आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दे। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। हाँ, इसमें तो बस आप नाम दे दे तो वही आंसर काफी है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इनको थोड़ा सा। तो रैपिड इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्या होता है? तो रैपिड इन्वायरमेंटल के बारे में लिखा है कि methodology for rapidly assessing and analyzing the environmental context of a particular crisis or disaster. It enables strategic and efficient response planning to mitigate identified priority environmental risk that may be exacerbate a disaster's impact. तो रैपिड इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो आपका किसी डिजास्टर के बाद किया जाता है या डिजास्टर के दौरान किया जाता है, क्योंकि डिजास्टर तो सपोज जैसे हो ही रहा है, मगर उसको मिटिगेट, उसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, लाइक सपोज कि इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑफ द पॉपुलेशन, है ना, ऑफ प्रोन एरिया, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है कंटामिनेशन ऑफ जो नियर बाई रिसोर्सेज, उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप, लिमिट कर दीजिए आप उसके इफेक्ट को। तो ये सब जो है, क्योंकि जो इमीडिएटली लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए, वो इसके अंदर आता है। तो इसमें स्ट्रेटेजिक और इफिशिएंट रिस्पॉन्स, ये जो है आपका कीवर्ड है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या है? तो ये कहता है कि EIA is a formal process used to predict the environmental consequence of a project or an event. EIA ensures that potential problems are foreseen and addressed at early stage. EIA is a structural procedure designed to have ensure that projects and programs are environmentally sound and sustainable. Adopted to disaster situations, EIA facilitates identification, analysis, and evaluation of potential environmental impacts and identification and elaboration of measures that will avoid remedy to mitigate any adverse impact from these disasters, whether man-made or natural. तो EIA के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपको शुरू में ही देखना पड़ेगा। EIA की एजेंसीज जो हैं, ये शुरू में ही आपको चौकन्नी रहती हैं और हमेशा ही ये चेकआउट करते रहते हैं कि किस किस एक्टिविटी से, किस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या किस पावर प्लांट की एक्टिविटी से आपको, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आपको अ, भविष्य में इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या किसी तरह का डिजास्टर देखने को मिल सकता है ना? तो EIA में आपको इन सब चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि इट फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जिन पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स मतलब जो अ, जिनके पास वैसे एडवर्स इफेक्ट, जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट को हार्मफुली अफेक्ट कर सके। तो यहाँ पे ये जो है आपका, ये कुछ कीवर्ड हो जाएंगे। अब जैसे कि आपसे अगर पूछ ले कि
एक से ज्यादा मान लीजिए कि 3 या 4 से ज्यादा आपसे कुछ रिस्पॉन्सेज पूछ ले कि किस तरह से पोस्ट डिजास्टर में आप रिस्पॉन्स करेंगे, है ना? आप अगर किसी एजेंसी के हेड हैं जिसका काम है कि जिसका काम है कि डिजास्टर के इफेक्ट को रिड्यूस करना या मिटिगेट करना, तो आप कैसे काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो वैसे में आपको और भी नीचे रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं कि ऐसे में आपको कैसे किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हालांकि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ आप रैपिड इन्वायरमेंटल असेसमेंट लिख दें और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लिख दें, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन और भी है, मे बी आपको फर्दर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इससे देखने को मिले, इसलिए आपको और भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट भी आपका आरईए से ही रिलेटेड है कि डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल द impacts of disaster on air, water, land and other natural resources in local environment, है ना? कि सपोज करिए कि कहीं पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ब्लास्ट हो जाए, ऐसा हो तो नहीं मगर अगर ऐसा कहीं हो जाता है तो वहां पे आपको एयर वाटर सब कुछ कंटेमिनेट हो जाता है ना? तो उसका इम्पैक्ट को भी आपको असेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी रेडियस तक आपको पावर प्लांट से कितना रेडियस तक आपको जो है पॉपुलेशन को इवैक्यूएट कराना है और किस तरह से आपको वहां पे बैरियर खड़े करना है ताकि इफेक्ट जो है वो ज्यादा फैले नहीं। तो उसके बाद आता है क्रिटिकलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट and quick restoration in the wake of disasters in order to assist recovery and reconstruction of local affected communities। ठीक है? उसके बाद है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर डेब्रिस इन टर्म्स ऑफ क्लियरिंग, सॉर्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। ठीक है? प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी डिजास्टर होता है या कोई भी आपको आपदा आती है तो अ, उसके बाद जो है आपका जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है उसका डेब्रिस, मतलब कि उसका जो बचा खुचा स्क्रैप हो गया या जंक जो अब हो गया, जो मिट्टी में मिल गया सामान, तो वो उस कचरा को मैनेज करना, उसको कैसे रिमूव करना है ना? और वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करे, वहां के पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करे, ये भी रिस्पॉन्स के अंदर आता है। उसके बाद है असेसिंग वाटर कंटामिनेशन एंड पॉल्यूशन टू वाटर सोर्सेज। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है, हैंडलिंग हजार्डस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स पर्टिकुलरली large industrial sources to avoid pollution of air, water, land from raw materials such as oils, paint, petrol, gas and chemical etc। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेस थे आपके पोस्ट डिजास्टर एनवायरमेंटल इफेक्ट पे। अब चलते हैं 1 के एफ पे। 1 का एफ कह रहा है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रेजेंटली इन फोर्स इन इंडिया वाज इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट इन डैश ईयर, विच ईयर ये बताना है आपको, एंड रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इन द ईयर, ये भी बताना है आपको। तो अभी जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो प्रेजेंटली वर्क करता है इंडिया में, जो प्रेजेंटली इनेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में पूछा गया है कि वो पार्लियामेंट से कब पास हुआ था और उसको प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली थी। आपको ईयर बताना है यहाँ पे। तो दोनों का ईयर यहाँ पे 2005 ही होगा। कैसे? तो देख लेते हैं। अभी जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भारत में लागू है
और ये पास हुआ था राज्यसभा से 28 नवंबर 2005 को और लोकसभा से 12 दिसंबर 2005 को। तो यहाँ पे 2005 होगा सही आंसर। उसके बाद पूछता है कि प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली थी, तो ये भी 23 दिसंबर 2005 से। तो यहाँ पे दोनों जगह आप 2005 ही मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का जी। ब्रीफली डिफाइन टर्म कैलेमिटी एज अप्लाइड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको बताना है कि कैलेमिटी किसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट लिखता है कि कैलेमिटी बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन लीन्स मोर टुवर्ड्स बीइंग बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, often seen as an act of nature or fate. Disaster, on other hand, encompasses both natural and man-made events. Thus, while earthquake might be seen as calamity, a factory explosion due to negligence can be termed as disaster. तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कैलेमिटी जो है आपका मोस्टली कैलेमिटी जो है आपका मोस्टली उन उन आपदाओं को कहते हैं जो कि आपके ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है ना? और इन इनके ऊपर इनको जो है आप एक्ट ऑफ नेचर या एक्ट ऑफ फेट के अंडर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अर्थक्वेक, कहीं अर्थक्वेक आना, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होना, ये सब जो है आपको कैलेमिटीज के अंदर आती हैं। और डिजास्टर भी सेम चीज है। कहीं कहीं हम लोग कैलेमिटी और किसी भी किसी किसी आपदा को हम लोग कैलेमिटी और डिजास्टर दोनों कह देते हैं। मगर डिजास्टर के बारे में यहाँ दिया गया है कि डिजास्टर जो है आपका नेचुरल या मैन मेड इवेंट्स के कारण होता है ना? सपोज कि किसी फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हो जाना ड्यू टू नेग्लिजेंस, इसको हम लोग डिजास्टर कह सकते हैं, है ना? मैन मेड डिजास्टर। हालांकि अर्थक्वेक को हम लोग नेचुरल डिजास्टर भी कह सकते हैं और ये कैलेमिटी भी कहलाता है। तो ये था आपका कैलेमिटी का डेफिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का एच। ये कहता है नेम टू डिजास्टर्स कॉज्ड बाय केमिकल प्लांट स्पिल्स। आपको दो ऐसे डिजास्टर्स के नाम बताने हैं जो कि केमिकल स्पिल होने से, केमिकल के स्खलन होने से, केमिकल प्लांट्स में गड़बड़ी होने से हुए थे। तो सबसे पहला तो आपको नाम याद आ रहा होगा कि भोपाल गैस त्रासदी का, भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ये हुआ था आपको 1984 में, है ना? यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के अचानक से रिलीज करने के कारण जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एन एक्सप्लोजन ऑफ यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल in India on December 3rd, 1984 leads to the world's worst industrial accident in history. At least 2,000 people died and 2 lakh people were injured when toxic gas methyl isocyanate enveloped the city. तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिलीज के कारण जो है एटलीस्ट उस समय एटलीस्ट 2,000 लोग मर गए थे और 2 लाख लोग जो है इंजर्ड हो गए थे। तो ये तो था पहली पहली त्रासदी। उसके बाद है आपका वाइजैक गैस लीक। ये अभी हाल फिलहाल में ही 2020 में हुआ था। इसमें वाइजैक में, आंध्र प्रदेश में, आपको स्टीरीन गैस के रिलीज के कारण ये डिजास्टर हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि वाइजैक गैस लीक ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम अ पॉलीमर प्लांट। तो यहाँ पॉलीमर प्लांट से हुआ था और पिछले वाले में देखिए कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से हुआ था। और यहाँ पे रिलीज क्या हुआ था, स्टीरीन गैस लीकेज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सेवरल पीपल, एनिमल
and birds and hospitalization of hundreds more on 7th May 2020। तो ये यहाँ पे दो आपको त्रासदियों के बारे में पूछा था, दो त्रासदियों के बारे में आपने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। या इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। इसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है आपका। इसको बस आपको एक बार पढ़ लेना है और फिर जानकारी आपके पास होनी चाहिए और शब्द को आप अपने भाषा में लिख के आंसर दे सकते हैं। अगला पूछा है, आइडेंटिफाई टू नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर हिली एंड माउंटेनियस एरियाज आर हाईली प्रोन टू। दो नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आपको बताना है जो कि हिली रीजन या फिर माउंटेनियस रीजन में आपको आमतौर पे देखे जाते हैं। तो दो नाम होंगे, एक तो एवलांचेस हो गया और एक हो गया आपका लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा ही है कि लैंडस्लाइड में क्या होता था कि सॉइल जो है वो कमजोर हो जाती थी स्लोप पे और मिट्टी जो है कट के गिर जाता था, है ना। वो होता था लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड्स के फैक्टर्स भी हमने, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए थे। अब नया नाम आया है एवलांचेस। तो एवलांचेस भी लैंडस्लाइड्स के जैसा ही है, मगर ये उससे थोड़ा अलग है। एवलांचेस में जो है आपका स्नो जो है, स्नो बाउंड एरियाज में, जैसे कि हिमालयाज हो गया, उसमें स्नो जो है आपको उसमें अगर पैकिंग कमजोर हो जाए या हेवी प्रेसिपिटेशन हो जाए तो वो स्लाइड होके गिर जाता है ना। और वो बहुत ही भारी मात्रा में गिरता है, जिसके कारण जो है वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ पे रहने वाले लोग या जानवर या पशु पक्षियों को अ, जान की हानि हो सकती है। तो ये था एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स के बारे में। इसके अलावा आप जो है ग्लेशियर फ्लड्स भी दे सकते हैं। ये जो है आपका ग्लेशियर जो होता है उसके पिघलने से, उसके मेल्ट डाउन होने के कारण जो है आपको फ्लड आता है अचानक से बहुत ज्यादा। और फिर सॉइल भी कट सकता है उसके कारण, जो कि सपोज करिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कि उत्तराखंड में कुछ साल पहले शायद 2013 में आपको ग्लेशियर फ्लड के कारण जो है कई कई लोग जो है कई लोग अपने घरों से अ, अपने घरों से बिछड़ गए, घर वालों से बिछड़ गए और कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा था। तो ग्लेशियर फ्लड वहां पे हुआ था। ग्लेशियर फ्लड के पीछे रीजन कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ता है किसी 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 रीजन में जहाँ ग्लेशियर रहते हैं, तो ग्लेशियर मेल्ट डाउन होता है और फिर ये फ्लड के रूप में शहरों में पहुंच जाएगा। और फिर वहां पे अगर शहरों में अगर स्लोप जो है बड़ा कमजोर है हिली हिली रीजन्स में, तो फिर ये और भी भयावह रूप ले लेता है। तो यहाँ पे आप एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर फ्लड्स, मड स्लाइड्स, ये सब भी दे सकते हैं। मैं आपसे दो ही पूछा था, बस नाम पूछा था और नाम आपके पास है। वैसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ, ये भी आपका आपको जो है वन वर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड टाइप आंसर क्वेश्चन रहता है। ये कहता है कि नेम टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दैट आर अटमोस्ट यूटिलिटी इन कोस्टल रीजन्स, है ना। तो आंसर आपको देना होगा कि दो अर्ली सिस्टम डैश एंड डैश है, ये दोनों है। तो पहला नाम है आपका अर्ली वार्निंग डिसिमिनेशन सिस्टम, EWDS, और दूसरा है द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। इसके साथ सिस्टम भी लगा दीजिएगा। हाँ, तो डिसिमिनेशन क्या होता है?
डिसेमिनेशन जो है आपका इसका मतलब होता है प्रचार करना, है ना? घोषणा करना। तो और वो भी बहुत तेज प्रचार करना, बहुत तेज घोषणा करना, बहुत जल्दी जो फैले। तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। द सिस्टम बाय विच अ प्री वार्निंग इज गिवन एंड विच इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम, wherein loud sirens will go off simultaneously from high towers at 122 locations. This will be possible with pressing of single button from a control room in Odisha's state capital Bhubaneswar. This is first of its kind automatic public address system in the country which will be activated as soon as there is a sign of natural calamity along the entire coastal line of state. तो इसमें क्या होगा कि लाउड साइरन्स जो हैं वो बड़े-बड़े टावर्स पे, हाई टावर्स पे एट 122 लोकेशंस भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किए गए हैं। और ये पहला ऑटोमेटिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होगा कि पब्लिक को जिससे एड्रेस किया जा सके, है ना? तो जब भी कभी फ्लड या सुनामी या किसी तरह का नेचुरल साइक्लोन, किसी तरह के नेचुरल कैलामिटी की सूचना आएगी, तो ये भुवनेश्वर में बैठे एक ऑफिस से एक बटन से ही ये सारे जगह पे, स्टेट में सारे जगह पे अनाउंसमेंट कर देंगे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि कोस्टल रीजन्स जो है उनके पास रहना सेफ नहीं है और वो वहां से भागकर किसी सेफ जगह पे शरण ले पाए। तो ये है पहला अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम। उसके बाद है द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड at the Indian National Center for Ocean Information Services, Hyderabad, by Ministry of Earth Sciences in October 2007 to provide early warning of tsunamis caused by earthquake in Indian Ocean. तो ये जो है आपका हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि ये पहले से वार्निंग दे सके अर्थक्वेक के कारण इंडियन इंडियन ओशियन में अगर कोई सुनामी आ रही हो तो। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो नेटवर्क ऑफ लैंड बेस्ड सिस्मिक स्टेशन फॉर earthquake detection and estimation of focal parameters in two known tsunami-genic zones and to communicate the same to early warning center in near real time. A network of 12 bottom pressure recorders that could detect and measure a change in water level for of 1 centimeter at water depth up to 6 kilometer in water to detect and monitor the tsunami around these tsunami genic zones. तो ये जो है आपका सिस्मिक लैंड बेस्ड सिस्मिक स्टेशन है जो कि अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है इंडियन ओशियन में। जो अर्थक्वेक आते हैं उनको डिटेक्ट करता है और जो है आपको सुनामी जेनिक जोन्स जहां पे सुनामी आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं उन सारे एरियाज को ये मॉनिटर करता है। ठीक है? कैसे? तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ 12 बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स जिसको कि जो कि 1 सेंटीमीटर जो कि चेंज पता क्या करता है, चेंज इन वाटर लेवल ऑफ 1 सेंटीमीटर एट वाटर डेप्थ अप टू 6 किलोमीटर इन वाटर। तो वाटर लेवल जो है 6 किलोमीटर डेप्थ तक अगर 1 सेंटीमीटर वाटर लेवल भी चेंज आ रहा है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है ना? और फिर अपने डिटेक्शन और अपने प्रीवियस एनालिसिस के बेस्ड पे ये आपको बताता है या एजेंसीज को बताता है कि सुनामी आने की क्या संभावनाएं हैं।
तो यहाँ पे भी आपको बस ये 2 नाम लिखने हैं और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर आपको अगर इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ-कुछ पता भी रहे और अगले बार 2023 के एग्ज़ाम में आपसे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ ले, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं।